यू आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर के ऊपर। 1932 खतियान, ये वाला कीवर्ड बड़ा चर्चे में है आजकल, क्योंकि कल ही जजमेंट आई है झारखंड के अंदर एंड बड़ा सीरियस मैटर है और बहुत लोगों को इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि असली बात इसमें है क्या। तो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा ये था क्योंकि इसमें पॉलिटी रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में काम आ जाएंगे। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में उपयोग में आ जाएगा, हो सकता है वही पूछ ले। ठीक है, तो सुनिए बात क्या है। झारखंड में बहुत पहले से ये विवाद थी कि वहां का मूल निवासी कौन है ना। इस बात पे विवाद चल रही थी, डोमिसाइल किसी के पास परफेक्ट वे में नहीं था। अब इस चीज पर एक जजमेंट आई है कि वहां का मूल निवासी कौन होगा। ठीक है, अब वहां के मूल निवासी कौन होंगे, ये जो जजमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग खतियान मतलब क्या होता है, जो आपके पास लैंड वगैरह है उसका पेपर, है ना। तो 1932 में दिए गए जो पेपर थे, 1932 अंग्रेज शासन था, आजादी से पहले का समय है, अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों ने उस समय झारखंड में सर्वे किया था, जो झारखंड वाला लोकेशन है, जो एरिया है, ठीक है, उधर सर्वे किया था और वहां के लोगों को पेपर दिए थे, उनके कागज, उनकी जमीनों के। तो वही चीज है खतियान। तो 1932 के खतियान में जिनके जिनके पूर्वजों के नाम हैं वो होंगे डोमिसाइल, जो असली मूल निवासी है झारखंड के। पहला तो ये। दूसरा, मान लीजिए किसी का खतियान खो गया है, नहीं मिल रहा है, उसका नाम अगर नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऐसे भी बहुत लोग हो सकते हैं, और वो गांव में, वहां पे जो विलेजेस हैं, गांव है, समाज है, वहां पे रह भी रहे, तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप ग्राम सभा से अप्रूवल लेके, ठीक है, ग्राम सभा मतलब मुखिया पंचायत, इन लोगों का ग्राम का सभा जो होता है, ग्राम विलेज कमिटीज, वहां से अप्रूवल लेके अपना नाम चढ़ा सकते हो और आप भी डोमिसाइल प्राप्त कर सकते हो झारखंड का। ये दो प्रोविजन इसमें दिया गया है। ठीक है, अब जो अभी रिसेंटली ये जो बिल पास हुआ, जो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने बिल पास करवाया, इसमें दो बातें थी। ये बिल इसलिए पास करवाया उन्होंने, ये बोल के कि हम डिसाइड नहीं कर पाए थे आज तक कि झारखंड का असली मूल निवासी कौन है। और झारखंड में है जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है ज्यादा। ट्राइबल पॉपुलेशन कहने का मतलब है, हम लोग उसे संथाल बोलते हैं, संथाल एरिया है, संथाली एरिया, संथाली कल्चर वहां पे ज्यादा है। जो संथाल पॉपुलेशन है वहां पे अप्रोक्सीमेटली 26 या 27% है, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये बात चल रही है। तो वहां पे इतने सारे संथाल पॉपुलेशन जो है, उनको गवर्नमेंट का वेलफेयर प्रोग्राम उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो देखिए, ये तो जुमला वाली बात हो गई। अगर इस बात पे अगर मैं कुछ बोलूं तो बहुत लोगों को हो सकता है मतलब आपत्ति होगा मेरे इस बात से, बट ये जुमले वाली बात हो गई। स्टेट आपके पास है, सरकार के पास ही तो है, लोग भी वहीं पर है, तो उनके लिए करना ही क्या था, स्कूल बनानी थी, अवेयरनेस प्रोग्राम फैलानी थी, एजुकेशन प्रोग्राम फैलानी थी अच्छे से। जो भी आप हेल्थ फैसिलिटी देना चाहते हैं वो तो सरकार दी नहीं। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ करते थे वो जाके वहां पे इन सब अवेयरनेस प्रोग्राम को फैलाए। कल्चरल एक्सेप्टेंस, ठीक है, कल्चरल एडवर्टाइजमेंट हुआ। तो आप झारखंड में क्रिश्चियन की जो मिशनरीज है वो आप बहुत ज्यादा पाएंगे। और जो वहां के लोग हैं, ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, जो क्रिश्चियनिटी है, उनको मैक्सिमम लोगों ने अडॉप्ट कर रखा है। इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने उनको वेलफेयर दिया, उनके सोशल स्टेटस को डेवलप किया, एजुकेशन दिखाई, हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है, हेल्थ रिलेटेड उन्होंने अस्पताल खोले। तो वो सब चीज किया उन लोगों ने। सरकार के पास तो पहले से ही थी ना स्टेट, समझिए बात को। ठीक है, तो वो होता है, ये सब होते रहता है और इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है कि हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि क्रिश्चियन मिशनरी को हमें रोकना था। अरे क्यों रोकना था, कोई मतलब ही नहीं बनता। हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी अपना धर्म का प्रचार कर सकता है, ठीक है, कल्चरल प्रोटेक्शन कर सकता है, प्रावधान है हमारे पास, फंडामेंटल राइट में आती है ये सब चीजें। तो आदमी कर सकता है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के भी कर सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो ये वेलफेयर नहीं पहुंचा पा रहे थे, इस कारण से इन्होंने ये खतियान वाला सिस्टम लागू कर दिया, इनका ये कहना था। अब इससे हो क्या रहा है कि जो ओवरऑल रिजर्वेशन थी स्टेट के जॉब में, जो ओवरऑल रिजर्वेशन है वो 77% तक हो जाएगा। रिजर्वेशन मतलब एससी को, एसटी को, ओबीसी को, ईबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, ये सारे कैटेगरी में जितने भी लोग आएंगे
वो कुल मिला के जो रिजर्वेशन है वो हो जाएगा 77%। मतलब 100 वैकेंसी अगर कहीं आती है तो उसमें 77 वैकेंसी तो खत्म, पहले से रिजर्व है स्पेसिफाइड लोगों के लिए, स्पेशल क्लास के लिए। समझ रहे बात को? बाकी का जो आपका 33 सीट होगा अप्रोक्सीमेटली, मान लो 33, ये 77 दशमलव में भी जा सकता है, राउंड फिगर हम लोगों ने 77 आपको दिया है, तो मान लीजिए वही 77 और 33 वाला रेशियो। 33 सीट जो है वो जनरल कैंडिडेट के लिए रहेगा, ऐसा है। ये वाला सिस्टम और भी बहुत सारे स्टेट ने लागू करने का कोशिश किया था ना, जिसमें रिजर्वेशन जो है वो 50% बियॉन्ड क्रॉस होती थी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। नो डाउट स्टेट ऐसा कर सकता है, ये प्रावधान भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये शायद आपका आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 के अंदर ये प्रावधान है कि रिजर्वेशन दिया जा सकता है, स्टेट अपना रिजर्वेशन पॉलिसी बना सकता है। बट इंदिरा सैवानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया था फाइनली कि आप जितना भी पॉलिसी आपको बनाना है बनाइए, बट ओवरऑल रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जजमेंट भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बट वो होता है लागू, ठीक है, वो होता है कहीं नहीं होता है, लेकिन जजमेंट तो ये है। वेल, और एक इंपॉर्टेंट बात जो कर रहे हैं वो लोग, वो ये कर रहे हैं कि ये जो बिल उन्होंने पारित किया कल, ठीक है, जो बिल पास हुई है उसको यूनियन में भेजेंगे, मतलब सेंटर में भेजेंगे, और ये मांग किया जा रहा है कि सेंटर भी अप्रूवल देगा और उसको संविधान के 9वें शेड्यूल के अंदर रख दिया जाए। अब ये 9th शेड्यूल, इसमें रखने से क्या होगा? इसमें रखने से ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, देखो हमारा संविधान का रक्षक कौन है, हमारा फंडामेंटल राइट का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो मान लीजिए कोई भी एक्ट, कोई भी बिल वगैरह जो भी पास होती है, अगर उसको संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 9th शेड्यूल के अंदर अगर डाल दिया जाए तो उसमें आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। ये याद रखना, आप जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी कुछ भी चैलेंज कर दे, वो पास हो गया एक्ट, 9th कॉन्स्टिट्यूशन में है, 9th शेड्यूल में है, तो आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। मतलब कोर्ट अब उस पर किसी भी तरह का रिव्यू नहीं कर सकता कि ये सही है गलत है नैतिक रूप से, या सही है क्या है नहीं है, कोई चर्चा नहीं होगी, खत्म। रूल इज रूल, बन गया तो बन गया। ये वाला सिस्टम मालूम है क्यों लगाया गया था? ये लगाया गया था अंग्रेजों के टाइम पे जो जमींदारी सिस्टम दे दिया गया था। याद करिए आप, बंगाल में जमींदारी सिस्टम हुआ करती थी, ठीक है। तो जमींदारी उस समय जो जमींदार है उनके पास जमीन हुआ करते थे, किसान बस उस जमीन पे एक मजदूर था, लेबर था, भले ही वो काम कर रहा है लेकिन उसका जमीन नहीं है। समझ रहे हो बात को? भले ही वहां से वो खेती करके उपजाऊ उसका खा रहा है और उसका कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में दे रहा है, बट वो जमीन उसका नहीं है, वो जमीन एक जमींदार का हुआ करता था। तो ये इस तरह के बहुत सारे लैंड वाले सिस्टम थे, मैनेजमेंट सिस्टम, उसको एबॉलिश करने के लिए पहला ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये वाला शेड्यूल बनाया गया था, जिसके अंदर कुछ भी डाल दो, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, खत्म। समझे क्या? तो इससे फायदा क्या होगा? कोई भी दूसरा आदमी चैलेंज नहीं कर सकता। मान लो जमींदार का एक एक्ट बना के डाल दिया कि तुम्हारा आज से जमीन नहीं, तो जमींदार फिर कोर्ट में नहीं जा सकता ये बोलने के लिए कि सरकार ने मेरे साथ ऐसा किया, आप मुझे अपना हक दिलाओ, नहीं। वो पावर इस 9th शेड्यूल में जो भी आर्टिकल्स है उसको अगर रख दिए तो ये 9th शेड्यूल को ये पावर मिलता है, ठीक है। तो ये सारे बात थी। और जो ओवरऑल रिजर्वेशन है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से हुआ है। एसटी का तो वहां पे पहले से भी 26% था ही स्टेट में, अब वो बढ़ के 28 हो जाएगी। ओबीसी 14 से 27 हो जाएगा, एससी 10 से 12 हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का तो 10% वो तो है ही, वो तो रहेगा रहेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 10%, तो ये तो आर्टिकल आपका 16 के अंदर ही ऐड कर दिया गया है। 103 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसके तहत ये ईडब्ल्यूएस वाला सिस्टम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐड किया था आर्टिकल 16 के अंदर। आर्टिकल 16 है मतलब राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज, ऐसा एक आर्टिकल है, ठीक है। उसमें 6 पॉइंट है, 1 से 6। उसमें जो छठा पॉइंट है उसको ऐड किया गया था 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, जिसमें बोला गया था ईडब्ल्यूएस और 10% रिजर्वेशन, ठीक है।
तो याद रखना, ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये सब पूछते हैं आपके जो नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं जिसमें पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये पॉलिटी के क्वेश्चन बनते हैं, ये सब आर्टिकल के नाम पता और अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट किस पर्पज से लेके, किस पर्पज को लेके किया गया था। ठीक है, इन सब चीजों से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। एक चीज आपको और भी मालूम है, जो यहाँ पे जैसे ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास, जो अभी हाल फिलहाल एक आंदोलन भी चला था, ये हम ही लोगों का टाइम का बात है, जैन कम्युनिटी को ओबीसी के अंदर डाल दिया। तो ये कैसे डाल दिए भाई? देखिए, ओबीसी के बारे में अगर आप संविधान में देखोगे, पढ़ोगे अच्छे से ढंग से, ये सब जो रिजर्वेशन सिस्टम ये डिफाइन किया गया है, ये कोई जाति को लेकर डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, धर्म के आधार पे नहीं है। ये बेसिकली ये जो डेफिनेशन है, ये सारे डेफिनेशन रिलेटेड है माइनॉरिटी ऑन बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और आपका काउंटिंग नंबर, किसी एरिया में आप कितने कम है, आपका पॉपुलेशन कितना कम है, ठीक है, या फिर आप मतलब समझ रहे हैं ना, आपका कल्चर को लेके, इन सब चीजों को लेके ये डिफाइंड है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि धर्म के आधार पे ये ओबीसी वगैरह डिफाइंड होती है। राजस्थान के अंदर जो ब्राह्मण है वो भी ओबीसी में आते हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है उधर, अदर बैकवर्ड क्लास, समझ रहे हो बात को, जिनका इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह अच्छे से नहीं होता है, ढंग से नहीं होता है, किसी कोई ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है, उनको डाला जा सकता है इसके अंदर, ओबीसी के अंदर, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम ये होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब कास्ट बेसिस पे इन सब चीजों की डेफिनेशन नहीं होती है। वेल फाइनली यही आपको यही चीज बताना था। और ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट सेड मैक्सिमम रिजर्वेशन शुड नॉट बी मोर देन 50%। इंदिरा सावनी केस 1992 केस था ये, और उसी में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया था कि मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 16 जो है, जिसमें 1 से लेके 6 पॉइंट तक है, ये आर्टिकल 16 के तहत आपको रिजर्वेशन वाला सिस्टम पूरा का पूरा इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये मिलता है, ठीक है। और यही आर्टिकल 16 के अंदर जो छठा वाला पॉइंट है, उसी में ईडब्ल्यूएस वाला पॉइंट है, जो कि 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था, ये भी ध्यान रखना। ओके, अच्छा, ये जो 50% वाला मैटर है ना, इसमें और भी कुछ कुछ बातें हैं जो कि आप ये आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने, कि 50% से ज्यादा आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, ठीक है, कोई भी स्टेट नहीं दे सकता। बट अगर मान लीजिए बैकलॉग वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी कहने का मतलब है, मान लो इस बार वैकेंसी आई, एससी के इतने सीट थे, इसमें कैंडिडेट ही फिल नहीं हुए, अगली बार भी आई, सीट थे, कैंडिडेट एससी के, उसी पर्टिकुलर क्लास का बात कर रहा हूँ, उसमें कैंडिडेट फिल नहीं होते रहे, फिल नहीं हुए, कुछ कुछ सीट खाली रहते गए, खाली रहते 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 नंबर ऑफ सीट इतना ज्यादा हो गया कि उनके लिए एक अलग आप रिक्रूटमेंट निकाल के उनका उस पर्टिकुलर क्लास को फिल करने के लिए, क्योंकि वो बैकलॉग वैकेंसी उनके हैं, उनके सीट्स थे पहले से, तो उनको फिल करने के लिए आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दे सकता है टू फिल द बैकलॉग वैकेंसी, बट नॉट इन जनरल वैकेंसी। तो यहाँ पे तो ये झारखंड स्टेट जो अभी फिलहाल है वो तो जनरल वैकेंसी का बात कर रहा है वहां पे, तो होना भी चाहिए। देखिए, मैं भी झारखंड से बिलोंग करता हूँ, हमारा भी जो रिलेशन है उनका भी खतियान है वहां पे, मेरा नानी घर है खुद, मतलब मम्मी का घर झारखंड में है, देवघर, गोड्डा, ये सब इलाके में हम लोगों का फैमिली रहता है, तो हमारे पास है जमीन का कागज वगैरह सब कुछ है। तो बट हम लोग हैं क्या, ब्राह्मण में आते हैं, ब्राह्मण कास्ट में, तो हम लोग तो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं उधर, समझ रहे हो बात को। ओके, तो हमको तो इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है, बट आपके इंफॉर्मेशन के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो को मैंने बनाया। इससे फायदा है या नुकसान है? देखिए, नुकसान तो नहीं है, फायदा तो होगा ऑब्वियसली, अगर सरकार ढंग से काम करे तो, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कुछ भी बनाती है तो हमें हमेशा गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, जो बना रहे हैं, उसके साथ होना चाहिए। हाँ, उनमें कुछ बातें अस्वीकार कर सकते हैं हम लोग, बट ये नहीं कि कंप्लीटली उसको नेग्लेक्ट ही किया जाए, इसमें कुछ बातें अच्छे भी है, कुछ पॉइंट खराब भी है। ओके, तो हमें गवर्नमेंट के साथ रहना ही चाहिए हमेशा, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए ही कोई भी रूल बनाएगी, कुछ भी। बट होता क्या है कि उसको सही से वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, उस पर एग्जीक्यूटिव जो पार्ट है वो सही से नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होता है। इन सब चीजों के कारण
जो क्लास है, जो सोसाइटी है, वो पिछड़ा हुआ रह जाता है। एक ही चीज की बात है, एजुकेशन। एजुकेशन को अगर सही कर दिया जाए तो सब प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगा। और जब तक ये एजुकेशन सही नहीं होगा तो प्रॉब्लम ऐसे ही रहेंगे और बढ़ते चलेंगे। आपको मालूम है, जो राइट टू एजुकेशन वाला आर्टिकल है, उसके तहत कोर्ट ने ये भी बोला है कि मतलब अपना संविधान ने ये भी प्रावधान दिया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें भी 25% स्टूडेंट जो वहां पे पढ़ते हैं वो गरीब स्टूडेंट होना चाहिए, पुअर स्टूडेंट होना चाहिए, जिसको सरकार फंड करेगी। बट ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, बस यही चीज को ढंग से लागू कर देना। ओके, तो बड़ा रिवोल्यूशनरी एक्ट है अपना राइट टू एजुकेशन, बट सरकार काम नहीं करती है ढंग से। वो इस बात को लेके हम कह सकते हैं कि आप कितना भी नियम कानून बनाए, उससे कुछ मतलब नहीं है। आप बचने के लिए बनाते हैं अपना नियम कानून। ठीक है, सो दिस इज द ऑल अपडेट, आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, और एक चीज, झारखंड में और एक सिस्टम चल रहा था, याद करिए कि 10th क्लास होना चाहिए झारखंड से ही। ये वाला जो केस चल रहा था, इसके ऊपर भी जो लास्ट हियरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोर्ट ने अभी तक अपना वर्डिक्ट नहीं दिया है। वो अपने पास रखी है वर्डिक्ट को, अभी तक पब्लिक नहीं किया, वर्डिक्ट को दिया नहीं है कोर्ट ने, बट लास्ट हियरिंग खत्म होगी। ठीक है, इसका भी रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा कि वहां के फॉर्म भरने के लिए झारखंड से 10th होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब मुझे लगता है, मान लो ये खतियान वाला सिस्टम जब लागू कर देगा तो कोर्ट ये बोलेगा कि नहीं होना चाहिए। क्यों? जब आप तो वहां पे डोमिसाइल, आपको डोमिसाइल का स्टेटस दे रहा है, तो आपको तो रोक ही नहीं सकता एग्जामिनेशन से। समझ रहे बात को? ओके, तो वो चीज हो सकती है। आगे बाकी देखते हैं कि जजमेंट असल में आती क्या है। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।